नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम करने वाले हैं मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो इससे पहले मैं एक टॉपिक छोड़ चुका हूँ जिसका नाम था टॉर्क। तो देखो वो छोटा सा है वैसे चैप्टर, फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो मैं उसमें भी लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक, तो देखो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें मैं फटाफट भगाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने ढंग से पढ़ना है। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट के या तो टूवर्ड्स हो या तो अवे हो, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं द सेंटर ऑफ फोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये। ठीक, तो पहली डेरिवेशन तो आपकी जो डेफिनेशन है वो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो ये वाली है। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान से सुनो। इसमें क्या हो रहा है? सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें दो टाइप की फोर्सेस कवर हो रहे हैं। कौन से? कंजर्वेटिव फोर्स और सेंट्रल फोर्स। तो इसमें कंजर्वेटिव फोर्स में मैंने आपको पहले बताया था कि सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेज होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे टिके रहते हैं, और सेंट्रल फोर्सेस वो जो मैंने अभी पढ़ा है। तो इन दो फोर्सेस की एक डेफिनेशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और समझते हैं ये लॉ ऑफ इक्वल एरियाज आखिर कहता क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लॉ ऑफ इक्वल एरियाज की डेफिनेशन क्या कहती है? द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू एनी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी जो प्लैनेट होता है वो इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, अगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखे तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू एल अपॉन टू एम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। ठीक, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये एरिया है उस चीज का जो वो कवर करेगा, और उसको अब देखो, अब अगर हमें पेपर में आता है तो हमें ये याद रखना है, और उसकी डेरिवेशन कैसे करनी है? आपको एरिया निकालना है इस चीज का और उसको डिफरेंशिएट करना है टी से। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो ये हमने एक डायग्राम बना लिया है। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो है क्या, ये इतना सा पोर्शन हमने यहाँ बड़े में कर दिया है। ठीक है, अब जरा देखते हैं लैंग्वेज पे क्या लिख के आना है। द path PAB of a particle moving under a central force is F vector. Let R vector be the position vector of a particle at an instant of time t at the point A of its path. ठीक है, suppose the particle moves from A to B in time delta t. ठीक, देखो मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा उसे। वेयर इट्स पोजिशन वेक्टर इज आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर प्लस डेल्टा आर एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो देखो ये जो r प्लस डेल्टा आर है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के, लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया? r प्लस डेल्टा आर को मैंने डेल्टा आर ही लिख लिया, और थीटा प्लस डेल्टा थीटा को डेल्टा थीटा ही लिख लिया। आप ऐसा लिख सकते हो, क्यों? r प्लस डेल्टा आर भी चेंज इन डेल्टा आर है, और डेल्टा आर भी चेंज इन डेल्टा आर है, थीटा भी चेंज इन डेल्टा टी है, और इसको भी डेल्टा थीटा को भी हम चेंज इन थीटा बोलते हैं। अच्छा, थीटा क्या हुआ? एंगल। ठीक, अब डेरिवेशन समझते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखो जरा आप ध्यान से सुनो। वैसे तो ये ट्रायंगल मानना गलत है। ठीक है, अगर आप एमएससी कर रहे हो तो इसको ट्रायंगल मानना बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन आपकी बुक में जैसा दिया गया है मैं उसी हिसाब से आपको करवा रहा हूँ। उसमें यही दिया गया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। ए ओ बी। ठीक है, ओ ए बी का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, थीटा इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे और यहाँ से निकालेंगे हम ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू हमने क्यों निकाली? क्योंकि देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा? ये वाला, और हाइट क्या हुई? ए बी। तो हमारे पास जीरो जीरो ए तो है, मतलब जीरो ए तो है। ठीक है, ओ ए तो है, सॉरी ओ ए तो है हमारे पास आर, लेकिन हाइट हमारे पास नहीं थी, तो हमने ये इस फॉर्मूले से निकाल ली। इसको हमने रखा यहाँ पे। अब हमने डेल्टा को डी से इंटरचेंज कर दिया। आप चाहे तो कर सकते हो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप चाहे तो ऐसा लिख लो, आप चाहे तो ऐसा लिख लो। अब हम क्या करेंगे? डी ए तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ जरा देखो डी ए के नीचे क्या है? डी टी। डी टी मतलब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने वही किया, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको निकालने के बाद अब हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो डी ए बाई डी टी करेंगे, ये तो पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है, ये तो बाहर आ जाएगा, फंसेगा सिर्फ ये डी थी। अब डी थीटा बाय डी टी को हम, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आपको पता होगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी होता है। तो इसकी जगह हम यहाँ ओमेगा पुट कर देंगे, लेकिन अभी भी बात बन नहीं रही है। अब हमें पता है, आगे आगे की डेरिवेशन देखेंगे। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा।
ठीक। अब हमें एक और चीज़ पता है कि भैया एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है यहाँ से। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी, देखो सबको उधर भेज दो, जिसकी वैल्यू चाहिए उसे एक साइड रखो और बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये आगे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हमने रख दिया L/I। ठीक। लेकिन अब हमारे पास इनर्शिया का भी फॉर्मूला है। इनर्शिया को क्या बोलते हैं हम, इक्वल्स टू mr², जिसमें m क्या है मास और r क्या है आपका रेडियस। तो I की जगह हमने रख दिया mr²। r² से r² कट गया, L/2m नीचे बच गया, जो कि कांस्टेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं, एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा और मास भी आपका कांस्टेंट रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि पूरी यूनिट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। ठीक। अब देखो इसको समझने का तरीका भी देख लो। सबसे पहले तो इसको याद कर लो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद आपको ये पूरा याद कर लेना है, इसके बाद का कुछ है ही नहीं। ये पूरा याद कर लिया। अब आपको एक चीज़ पे फोकस रखना है कि इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए मुझे एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एरिया फाइंड आउट करने के बाद उसे टी से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। जब आप ये स्टेप सीख लेंगे उसके बाद आपको ये डायग्राम हल्का सा याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये लैंग्वेज तो बहुत आसान है कि पार्टिकल ए से बी की तरफ गया, ये आपको अपनी लैंग्वेज पे लिखना है। जरूरी नहीं मैंने लिखा तो पत्थर की लकीर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो कि पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है। उसके बाद आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, इसी प्रोसेस में आप निकाल सकते हो। अब देखो एरिया निकालने के बाद मैंने क्या करा, डेल्टा को डी से इंटरचेंज कर दिया, जो कि आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद टी से डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद आपको 3-4 फॉर्मूले याद कर लेने हैं। कौन सा, एक ओमेगा वाला, ठीक, और बाकी एक ये और एक ये। अगर ये दो आपके फॉर्मूले कवर हो जाते हैं तो आपके लिए डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज फॉर सेंट्रल फोर्सेस। तो यही जो है हमने अभी अभी प्रूफ किया। तो लॉ ऑफ इक्वल एरियाज के बाद आपको आ जाना है डायरेक्ट पेज नंबर 28 पे। देखो सारा कवर नहीं करा रहा हूँ, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही मैं कवर करा रहा हूँ, तो इसको जरा आप ध्यान से देखिए। कहने का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए मेजर एक्सिस क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, और माइनर एक्सिस क्या होती है, और सेमी माइनर एक्सिस क्या होती है। तो भैया यहाँ देखो करना क्या है, आप में से कुछ लोग जो है इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी रटेंगे, तो देखो रटना नहीं है। इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स कुछ ऐसा होता है। ठीक। अब होता क्या है, ये इसमें दो एक्सिस होती हैं। सबसे पहली बात मेजर एक्सिस, मेजर मतलब बड़ा। अच्छा बताओ ये हिस्सा बड़ा है या ये वाला हिस्सा बड़ा है? आपको दिख ही रहा होगा ये वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। ठीक है, एम ए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। अब ये छोटा है, छोटा मतलब माइनर, तो ये माइनर एक्सिस, एम आई से डिनोट कर देते हैं इसको, एम आई, और ए मतलब एक्सिस। ठीक है। अब कह रहा है सेमी मेजर एक्सिस कौन सी होगी। देखो सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, 1/2। तो सेमी मेजर एक्सिस, आधा करो मेजर एक्सिस का, तो ये मेजर एक्सिस है, तो इसका आधा, इतना हिस्सा कहलाएगा आपका सेमी मेजर एक्सिस, और इतना हिस्सा कहलाएगा आपका सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है। उसी तरीके से माइनर एक्सिस, सेमी क्या हुआ, आधा। उसी तरीके से सेमी माइनर एक्सिस क्या हुआ, ये माइनर एक्सिस का इतना आधा ये कहलाएगा, और ये सेमी माइनर एक्सिस। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक माइनर एक्सिस में दो सेमी माइनर एक्सिस होंगे और एक मेजर एक्सिस में दो सेमी मेजर एक्सिस होंगे। ठीक है, आधा इधर आधा इधर। ठीक है। ठीक है। तो बाकी छोटी मोटी चीज़ आप यहाँ से देख के भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे दिक्कत कहाँ का आएगी मैं यहीं पे बता देता हूँ। अब आप यहाँ सोचोगे कि ये पी है क्या, क्या ये पेरीहिलियन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये पी एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए ये जो पी है आपका एक कांस्टेंट टर्म है, जो जिसकी वैल्यू ये है L/G कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर। तो ये इस पूरे की जगह एक कांस्टेंट है जो वहाँ पर यूज़ कर रखा है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा इसको मैंने क्यों लिखा है। फिलहाल तो ये समझो कि ये पी जो है ना ये पेरीहिलियन नहीं है, ये आपका एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह उसको यूज़ किया गया है। ठीक है। आर मैक्स मतलब आर जो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम रेडियस, ये रहा आर मैक्स। ठीक। और आर मिनिमम मतलब छोटा वाला, तो ये रहा आर मैक्स। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी, यही वो बता रहा है। ठीक है। क्या होता है सेमी मेजर, क्या होता है सेमी माइनर, मैं आपको बता चुका हूँ। सेमी माइनर मेजर क्या होता है, ए, सेमी माइनर क्या हो गया, बी। ए और बी में हमने उसको नाम में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, पेरीहिलियन और एपीहिलियन का मतलब भी समझ लो। पहले तो मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ कि इन्हें रटना कैसे है। ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पेपर में जाके एपीहिलियन को पेरीहिलियन लिख देंगे और पेरीहिलियन को एपीहिलियन लिख देंगे।
सबसे पहले तो आप इसको एक नाम दे दो, वही जो आपने कहा था पेरिहीलियन। ठीक, पेरी मतलब पी, पेरी मतलब पास पास। ठीक, अब एक चीज आपको पता चल चुका है कि भैया पेरीहीलियन मतलब पास पास होता है, तो सिंपल सी बात है कि एपीहीलियन का मतलब दूर ही होगा। देखो, अगर आपको एक पता है, कभी भी दोनों याद करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक याद कर लेते हो, समझ लो दूसरा दूसरे पे जाएगा। ठीक, जैसे कि मान लो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर दो बच्चे हैं। ठीक, दो के पास एक चॉकलेट है और एक टॉफी है। ठीक, एक टॉफी है, एक चॉकलेट है। ठीक, ये वाली है चॉकलेट और ये है टॉफी। अगर मैं कहूँ कि मैंने ए को चॉकलेट दे दी, तो भैया दूसरे वाला तो टॉफी ही खाएगा। ठीक है, उसके पास कोई चारा नहीं है। उसी तरीके से अगर पेरीहीलियन है पास पास, तो एपीहीलियन उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनो। तो देखो, ये रहा हमारा सूरज। ठीक है, सूरज चमचमाचम चमक रहा है। ठीक है, ये सूरज है। अब पेरीहीलियन मतलब पास पास पास। अब जरा बताओ, इस पूरे सर्कल में सबसे करीब प्लेनेट कब रहेगा? यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। भले ही आपको देखने में ये हिस्सा लग रहा है, लेकिन मेरे को इलिप्स थोड़ा बहुत बनाना नहीं आया। जो सबसे करीबी दिशा होगी वो होगी ये वाली। तो पास पास है मतलब क्या हो जाएगा, पेरीहीलियन। ठीक, अब जब एक चीज पेरीहीलियन है मतलब पास पास, तो अब पास पास का अपोजिट क्या हुआ, दूर दूर। सबसे दूर कहाँ होगा, ये। तो इस कंडीशन को आप बोलोगे एपीहीलियन। ठीक है, तो एपीहीलियन और पेरीहीलियन याद कर लेना। ठीक, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। इसके फॉर्मूले भी यहाँ लिखे गए हैं। ठीक, कैसे आए ये कोई नहीं पूछेगा, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर लिखी हुई, ये आपको बहुत समझना है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसेंट्रिसिटी इसके बीच में होता है, ये देखो, जितना ये चपटा होगा उसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी आपकी हर टाइम जीरो से बड़ी और वन से छोटी होगी, ये बात ध्यान रखना। जीरो से बड़ी और वन से छोटी होगी। इसेंट्रिसिटी मतलब ये कितना चपटा हुआ है। ठीक, इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, कौन सी? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, आधा। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब आधा। किसका आधा? मेजर एक्सिस, ये वाली बड़ी वाली। ठीक है, उसका फॉर्मूला है ये ए इज इक्वल टू पी। ये कांस्टेंट है, नॉट अ पेरीहीलियन, इट्स अ कांस्टेंट। वन पी अपॉन वन माइनस इसेंट्रिसिटी, इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी, ई का स्क्वायर। उसी तरीके से लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस क्या हुआ, आधा। सेमी आधा, किसका? माइनर एक्सिस का। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। ये है पेरीहीलियन का फॉर्मूला, ए वन माइनस ई, और ये एपीहीलियन का फॉर्मूला ए वन प्लस ई। ठीक, और ये एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन जरा बढ़िया तरीके से देखो। इसका ए वाला पार्ट मैं बता देता हूँ, और बी वाला पार्ट भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलो बता देता हूँ। क्या कह रहा है, एलिस कॉमेट है, ये आप खुद ही पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ हेलिस कॉमेट फ्रॉम द सन एट पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। तो जरा ध्यान से देखो इसको। पेरीहीलियन और एपीहीलियन की इसने बात कर दी, मतलब ये और ये आपको निकालना है। इस चीज़ के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, वो है आपकी इसेंट्रिसिटी, और ये क्या होता है आपका लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मतलब आपको लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस पता होना चाहिए और इसेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए। क्या इसने दे रखी, देखते हैं। मूव्स इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, बहुत बढ़िया, ये आपको दे दिया है। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दोनों चीज आपको वो दे चुका है। ई दे दिया है आपको, ए दे दिया है। पेरीहीलियन और एपीहीलियन इजीली निकाल लोगे। अब बात करते हैं कैलकुलेट इट्स स्पीड। ठीक है, अब पहली बात तो स्पीड का फॉर्मूला है क्या। ठीक है, चाहे वो फारदेस्ट हो या कैसे भी हो, पर हमें ये पता होना चाहिए स्पीड का जो फॉर्मूला है वो आएगा कहाँ से। तो अब इस पेज नंबर 22 को जरा ध्यान से देखो। यहाँ से है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला पूरी तरह लिंक्ड। वहाँ पर जो वेलोसिटी पूछी गई है उसका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है, वो यहाँ से आप लोगों को उठाना है। या तो आप इसको याद कर लो या तो इसको याद कर लो। देखो दोनों चीज़ एक ही है, इसलिए मैंने बोला या तो इसको या तो इसको। क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपॉन आर। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपको वैल्यू रखने में बहुत दिक्कत आएगी। कैसे? ये जो कैपिटल एम है वो है क्या, जो स्मॉल एम है वो है क्या, और जो ये जी है वो है क्या। तो देखो इस पेज में देखो, वहां आपने फॉर्मूला देख लिया, अगर आपके पास है बुक खोल के देख लो। तो यहाँ पर देखिए, एम जो कैपिटल एम है, मास ऑफ हैवी बॉडी। अब देखो हैवी बॉडी पता कैसे चलेगा, अगर सन और अर्थ की बात करता है तो हैवी बॉडी कौन हुई, सन। अगर प्लैनेट और मतलब अर्थ या फिर किसी सैटेलाइट की बात करता है तो हैवी बॉडी कौन हुई, हमारी अर्थ। ऐसी आपको कंडीशन कंपेयर करनी है कि दोनों में से हैवी कौन सा है। ठीक, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ लाइट बॉडी। अगर अर्थ और उसकी प्लेनेट की बात करेगा तो क्या हुआ, लाइट बॉडी, अर्थ। अगर अर्थ और सैटेलाइट की बात करेगा तो लाइट बॉडी क्या हुई, सैटेलाइट। ठीक है,
जी जो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है। इसेंट्रिसिटी तो आपको गिवन देगा। तो ये था आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। मास वही है, वेलोसिटी आपको निकालनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला इजीली निकाल लोगे। ठीक है, वापस आते हैं हम अपने लेक्चर में, मतलब अपने क्वेश्चन में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है, देख लीजिए। उसको बस थोड़ा v को इधर ले आया गया, बाकी सारे टर्म उसने वहाँ भेज दिए। वैल्यू रखेंगे, वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। धन्यवाद।